हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूं। जो ये नया टॉपिक हमारे पास ये है लाइट। इसके अंदर हम काफ़ी सारे फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस। ह्यूमन आई के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से 1 to 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो लाइट सबसे पहले हमारे पास क्या चीज होती है, देखिए। 1 मिनट के लिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, बोर्ड पे लिखे हुए वर्ड जो हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये किसके कारण नजर आ रहे हैं? लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। तो इसीलिए लाइट एक एनर्जी है जो हमें किसी भी बॉडी को देखने के लिए यूज की जाती है। तो सबसे पहले जो एग्जाम के अंदर पॉइंट पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को ज्यादातर इंपॉर्टेंस दूंगा इस चैप्टर के अंदर। तो लाइट जो हमारे पास है, लाइट क्या है? 7 कलर का मिक्सर है, ठीक है। लाइट इज ए मिक्सर ऑफ 7 कलर। ये लाइट 7 कलर का मिक्सर है, ये बात सबसे पहले हमारे पास फिजिक्स का बॉस न्यूटन ने डिस्कस किया था। लाइट एक में यहां से अगर किसी भी सोर्स से लाइट जाती तो वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है लाइट का, ये भी सर आइजैक न्यूटन ने ही हमें बताया था, ठीक है। दोनों ही बातें, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड मिक्सर ऑफ 7 कलर इज गिवन बाय न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लाइट के पास 2 तरीके की प्रवृत्ति पाई जाती है, 2 तरीके की नेचर होती है जो सन की लाइट हमारे पास होती है। एक तो होता है पार्टिकल नेचर, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं वेव नेचर, यानी इसको बोलते हैं कणीय बिहेवियर, कणीय प्रकृति, इसको बोलते हैं तरंग प्रवृत्ति। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि लाइट छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में चलती है, एनर्जी के जो पैकेट होते हैं उसकी फॉर्म में चलते हैं, और वो पैकेट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, जिसे हम फोटोन बोलते हैं। और कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि लाइट एक कंटिन्यूअस पाथ के अंदर चलती है, जिसे हम वेव बोलते हैं, अप एंड डाउन फॉर्म में चलती है ऐसे, तो इसे बोलते हैं वेव नेचर। तो सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों के सामने, पार्टिकल नेचर जो है लाइट की, वो किसने एक्सप्लेन की थी? एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में हमें डिस्कस किया था। यहाँ पे 2 इफेक्ट है। सबसे पहले जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड नंबर 2 कॉम्पटन इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूफ करते हैं। यानी लाइट के पास अगर पार्टिकल नेचर नहीं है तो ये प्रूफ नहीं किए जा सकते, और ये लाइट से होते हैं। यानी हम किसी पे लाइट गिराते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर करंट पैदा हो जाता है, हम लाइट से करंट बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? लाइट के पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर पे बेस्ड कौन कौन सी इफेक्ट है? ये दोनों, ठीक है। पूछा जा सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी विद्युत इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है हमारे पास है, प्रकाश विद्युत इफेक्ट, किस पे बेस्ड है? वही पार्टिकल नेचर पे। अब वेव नेचर जो होता है, यहाँ पे मैं एक साइंटिस्ट का नाम लेना चाहूंगा, हाइगेन। हाइगेन साइंटिस्ट ने लाइट की वेव नेचर को प्रूफ किया था। बहुत सारे फंडे हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस, डायाफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये सारे के सारे जो भी हमारे पास फेनोमेना हैं, ये सब वेव नेचर से प्रूफ किए जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ फेनोमेना ऐसे भी हैं
ये मैं सारे छोड़ दूं ऐसे, केवल इसको छोड़ के ये पार्टिकल नेचर के द्वारा भी प्रूव किए जा सकते हैं। परंतु केवल ये जो है पोलराइजेशन, इसको हम ध्रुवण बोलते हैं। पोलराइजेशन एक ऐसा फंडा जो केवल वेव नेचर के द्वारा ही प्रूव किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का कौन सा गुण, प्रकाश का कौन सा फंडा उसकी तरंग प्रवृत्ति को दिखाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं मेरे। अब इसके बाद लाइट जो होती है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये स्पीड हमारी वैक्यूम के अंदर होती है, ठीक है, जहां कोई पार्टिकल नहीं, तो वहां पे हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड प्रत्येक मिनट में चेंज होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, वाटर के अंदर, ये सारी की सारी पेपर में पूछी गई है, वाटर के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वाटर के अंदर स्पीड है। ठीक है, ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। एयर के अंदर भी लाइट की स्पीड से कुछ कम होती है, पर हम यही मान के चलते हैं राउंडिंग फिगर के अंदर। ठीक है, अब आप लोग, ये जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर, ये सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है रोमर, डच साइंटिस्ट रोमर ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देख करके लाइट की स्पीड का पता लगाया था। ठीक है, लाइट की स्पीड किसने मेजर की, कितनी है आपके सामने। अब सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है, कई बुकों में 8 मिनट 19 सेकंड लिखा मिलेगा, ये मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसके बारे में पता भी नहीं है एग्जैक्ट। पता क्यों? क्योंकि मैं पहले ही आपको पिछली वीडियोज के अंदर बता चुका हूं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कभी कम और कभी ज्यादा होती रहती है, जिसे हम पेरिहेलियन और एपेरिहेलियन बोलते हैं। तो इसीलिए लाइट को भी तो टाइम कम ज्यादा होता रहता होगा, तो इसीलिए एवरेज टाइम आप लोगों के सामने है 8 मिनट एंड 16 सेकेंड। यही जो मून का लाइट होता है, मून का लाइट अर्थ तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, चांद का प्रकाश हमारे तक 1.28 सेकेंड में पहुंच जाता है। दोनों क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखे होंगे, तो ग्रहण का मतलब यानी एक्लिप्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी का, जैसे वहां पे सन भी हो सकता है और मून भी हो सकता है, वो लाइट इमिटिंग बॉडी होती है हमारे पास। तो वैसे चांद का खुद का लाइट नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ही जलता है। अब उस पर कुछ परछाई पड़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स बोलते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन बोला जाता है यहाँ से, सूर्य ग्रहण कब लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण जो होता है जब सूर्य जब हमारे पास सूर्य ग्रहण कब लगेगा, ये मून हो गया, ये पृथ्वी हमारे पास थोड़ी बड़ी लेते हैं अपन, जब बीच में क्या आएगा, मून आएगा। ठीक है,
चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, जिसके कारण इस चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और कुछ पार्ट हमें सूर्य का नहीं नजर आता। ये हमेशा ही अमावस्या के दिन लगता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। अब एक होता है चंद्र ग्रहण, मून एक्लिप्स। ये कब आएगा? एक का पता चलेगा, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा? सन, अर्थ और मून। अर्थ बीच में रहेगी, ठीक है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि पृथ्वी के एक्सिस में और चंद्रमा के एक्सिस में 5 डिग्री का डिफरेंस रहता है, ठीक है। इसी कारण प्रत्येक महीने वो चंद्र ग्रहण नहीं लगता। यहां से ये क्वेश्चन बने हैं, आप लोगों के क्लियर हो जाने चाहिए। ज्यादा डिटेल में हम इसको ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम एक नया टॉपिक है हमारे पास, रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम परावर्तन बोलते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी स्मूथ सरफेस, किसी भी चिकने सरफेस पे से लाइट पड़ने के बाद जिस मीडियम में से लाइट आई है वापस उसी मीडियम में चली जाए, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब ये हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है, ये लाइट की रे आई और ऐसे चलेगी, ठीक है। जिस स्ट्रेट रास्ते के अंदर लाइट ट्रेवल करता है उसको हम रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। और काफी सारी किरणों को अगर मैं इकट्ठा करके छोड़ दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्मल, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं आई, इस एंगल को बोलते हैं आर। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के हमारे पास 2 रूल भी हैं। हमेशा क्या होता है, जो इंसिडेंस एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो रूल है वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे 3 चीजें हैं, इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तीनों की तीनों एक ही सरफेस पे होंगी, एक ही प्लेन में होगी, एक ही तल में होगी, ठीक है। प्लेन या तल या सरफेस किसी मिलकर बनता है एटलीस्ट 2 डायमेंशन के मिलने से। जैसे कि एक्स एंड वाई से मान लें तो ये एक्स वाई प्लेन में आपका व्हाइट बोर्ड बना हुआ है और तीनों इसी पे है हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या होता है? दूसरा क्या है? इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा लाइए, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में थे, क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। यहां तक क्लियर। अब आप किसी वस्तु को देख पा रहे हो तो किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है। जितना सरफेस अच्छा होगा उस पे से रिफ्लेक्शन जो होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, नियमित रिफ्लेक्शन, ठीक है। बहुत अच्छा। उबड़ खाबड़ है, कोई पहाड़ी वाला एरिया, कहीं से लाइट ज्यादा आ रही है, कहीं से कम आ रही है, तो उसको बोलेंगे नियमित, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन के लिए मिरर का यूज करते हैं। अब हम मिरर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। काफी इंपोर्टेंट बात यहां से निकल कर आएगी।
मिरर क्या होता है, ग्लास से बना होता है। ज्यादातर मिरर बनाने के लिए हम फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। कांच कई तरीके का, जैसे पायरेक्स कांच, क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच। हम फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं मिरर या फिर लेंस वगैरह बनाने के लिए। अब मिरर की एक साइड हम ग्लास का होता है और एक साइड हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, एक साइड खुली कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तित सतह, इसको बोलते हैं पोलाइड सतह। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि शीशे की एक सतह पे जो लेप होता है, वो लेप करने के लिए हम किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। या तो चांदी का लेप होता है, या पारे का, या फिर हम लेड ऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन HSSC के द्वारा पूछा जा चुका है कलर के एग्जाम में। ठीक है, ये तीनों मटेरियल यहां से इंपोर्टेंट है, याद रखनी। अब हम मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मिरर वैसे तो 3 टाइप्स के माने जाते हैं। जैसे फर्स्ट वन ये वाला मिरर है मेरे पास, सेकंड वन ये वाला है, और थर्ड वाला भी ये वाला है। अब कैसे, इसकी ये वाली साइड मैंने बंद कर दी, पॉलिश कर दी लेड ऑक्साइड से। इसकी मैंने ये वाली साइड बंद कर दी, और इसकी ये वाली साइड। ठीक है, अब आप लोग क्या इन मिरर के डायग्राम देख करके नाम बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसका बता सकते हो, ये है प्लेन मिरर। ये कौन सा मिरर है, ये साइड मैंने बंद कर दी, लाइट यहां से पड़ेगी, इस पे लाइट पड़ेगी तो ये ऐसे फैलाएगा लाइट को, यहां से गिरने के बाद ऐसे जाएगी। तो ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। और ये हमारे पास है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब आप लोगों के सामने मिरर को देख करके एक क्वेश्चन बनता है कि हम किसी शीशे के सामने खड़े हैं, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि सामने लगा हुआ मिरर किस टाइप का है। तो हमेशा ध्यान रखना है, हम जिस मिरर के सामने खड़े हैं, अगर हम उस मिरर में एज इट इज नजर आ रहे हैं, जैसे हम कोई चेंज नहीं हमारे अंदर, ना हम लंबे नजर आते हैं ना हम मोटे नजर आते हैं, तो हमारा मिरर क्या रहेगा, समतल दर्पण रहेगा। ठीक है, सेम साइज अगर नजर आ रहा है तो रहेगा हमारे पास प्लेन मिरर। अगर हम शीशे के सामने खड़े होने के बाद छोटे और मोटे नजर आ रहे हैं, छोटे और मोटे, ठीक है, तब हमारे पास मिरर कौन सा रहेगा, उत्तल। अगर हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और हम पतले और लंबे नजर आते हैं, पतले और लंबे नजर आते हैं, तो मिरर कौन सा होगा, अवतल। ये है मिरर की पहचान। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिरर। यहां तक का आपका हो गया। अब आगे चलते हैं। एक मिनट के लिए यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है, मैं यहां से लाइट गिराऊंगा ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे लाइट आई, ये ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, एक समानांतर लाइट आई थी और शीशे पे पड़ने के बाद ये ऐसे फैल गई। फैलना मतलब डाइवर्ज करना, मतलब इसने डाइवर्ज कर दिया लाइट को, तो इसीलिए ये जो कन्वेक्स मिरर है ये लाइट को एक्सपेंड करता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, अपसारी दर्पण। अब अवतल दर्पण के अंदर मैं लाइट इस साइड से गिराऊंगा भाई, क्योंकि ये साइड तो पॉलिश की गई है, यहां से लाइट गिराऊंगा तो मैं ऐसे जाएगी,
ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, इसने लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने का मतलब होता है कन्वर्ज करना, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करते करते इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस हम करेंगे। तो प्लेन मिरर जो होता है इसकी क्या क्या खास बातें हैं। ये हमारे पास मिरर है, मिरर का जो मिडल पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी दर्पण के अंदर जो भी हम दूरियां मापेंगे, जैसे वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, वो सब कहां से मापी जाती है, ध्रुव से ही मापी जाती है। इसके अंदर पहली बात तो ये है कि जिस साइज की वस्तु इसके सामने रखी जाती है उसी साइज का ये प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, जो वस्तु का आकार होता है वही हमारे पास प्रतिबिंब का आकार होता है। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, यानी कि मतलब मैं अगर प्रतिबिंब की हाइट को h2 मान लूं और वस्तु की हाइट को h1 मान लूं, जैसे ये हाइट है वस्तु की, ठीक है, ये वस्तु, यहां पे प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास ऐसे, सेम हाइट है दोनों। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्लियर। ओके, अब मैं यहां से दूसरा क्वेश्चन क्लियर करने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैंने लिखा आवर्धन अक्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर का मतलब होता है कि किसी भी मिरर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना इनलार्ज करके दिखाया गया, मैग्नीफाई किया गया, बड़ा किया गया। अब आप लोग ये पता है किसके बराबर होती है, ये होती है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब h2 बाई h1 होता है, हमें पता है यहाँ पे h1 और h2 दोनों क्या है, बराबर है ना। बराबर है तो मैं ये दोनों बराबर रखूंगा तो m की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 प्लस। ठीक है, तो प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है, +1। ठीक है, याद रखना, पूछे लें क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तीसरी बात क्या है प्लेन मिरर के अंदर, इस मिरर से जो ये हमारे पास प्रतिबिंब बना है इसकी दूरी और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं। ठीक है, तो हमेशा ही u किसके बराबर रहता है, v के बराबर। ठीक है, तीसरी बात क्या है, वस्तु जितनी दूर रखी है मिरर से उतनी ही दूर उसका प्रतिबिंब नजर आता है, उतनी दूर उसकी इमेज बनती है। ठीक है, दोनों ही डिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक ये भी होता है v बाई यू, यहां से भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और प्लेन मिरर के अंदर क्या खास बात है। अभी एक बात देखें, जैसे मैं यहां से लाइट गिराऊंगा, लाइट ऐसे आई, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाया ना, तो ये 90 डिग्री के इंसिडेंस एंगल पे मिरर पे पड़ रही है, तो 90 डिग्री के रिफ्लेक्टेड एंगल से ही क्या चली जाएगी, वापिस चली जाएगी, ऐसे ही वही वापिस चली जाएगी। अब आप लोग मेरे को एक बात बताएं, क्या लाइट मिरर पे पड़ने के बाद किसी भी पॉइंट पे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना, ये ऐसे ही चली जाएंगी, इन्फिनिटी पे मिलती होगी, पता नहीं।
एक ऐसा पॉइंट इस प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मिडिल पॉइंट वाला जो होता है, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल फोकस होता है, जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं कनकेव मिरर का, ये लाइट ऐसे आई, ऐसे पड़ी, ये लाइट ऐसे आई, ऐसे इस पॉइंट में मिल गई ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये हमारे पास पोल था और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, स्मॉल है। तो यहां तो कहीं मिली ही नहीं है, मिली नहीं है तो कहीं फोकस ही नहीं किया, फोकस नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? फोकल दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ। प्लेन मिरर की हमेशा क्या होती है? इनफाइनाइट। समझ में आया? प्लेन मिरर की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। प्लेन मिरर की वक्रता त्रिज्या, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस उसी चीज की होती है जो गोलाकार है, ये गोलाकार है ही नहीं, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लोग यहां से एक बात भी डिनोट कर सकते हैं, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। ये तो हमारे पास पता है, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी इज इक्वल टू r/2 एंड r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। दोनों क्वेश्चन क्लियर? मैग्निफिकेशन +1, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। अब प्लेन मिरर की अक्षमता, पावर, प्लेन मिरर की अक्षमता, मैं आवर्तन अक्षमता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पावर की बात कर रहा हूं। याद रखना, पावर किसके बराबर होती है? 1/f के बराबर होती है, 1/f। अब P इजिकल टू 1/f की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? इन्फिनिटी। किसी भी चीज के नीचे में अगर इन्फिनिटी करूंगा तो पावर कितनी आएगी? 0। समतल दर्पण की अक्षमता 0 होती है, आवर्धन अक्षमता 1 होती है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। चारों क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। प्लेन मिरर के अंदर अगर मैं जैसे मिरर के सामने खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी कंप्लीट इमेज मिरर के अंदर दिखाई दे, तो मुझे मिरर कितना लंबा लेना पड़ेगा? तो यानी किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए मिरर में उस मिरर की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्या हुई? फॉर कंप्लीट इमेज मिरर हाइट शुड बी h/2। h क्या है? उस वस्तु की हाइट जो शीशे के सामने खड़ी है। ठीक है, यही तो रीजन होता है ना, लेडीज के जो साड़े वाले शीशे होते हैं ना, वो ऊंचे होते हैं ताकि उसकी कंप्लीट इमेज उसके अंदर बन जाए। तो h/2 होना चाहिए। एक क्वेश्चन और बता देता हूं आप लोगों को यहां से। जैसे ये दीवार है कमरे की, एक इसके बिल्कुल अपोजिट में दीवार है। हम चाहते हैं कि उस दीवार का, अपोजिट वाले का कंप्लीट फोटो इस मिरर के अंदर नजर आए। तो हमें जो उस दीवार की हाइट है अपोजिट वाले की, उस हाइट का तीसरे हिस्से की हाइट का मिरर हमें इस दीवार पे रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी किसी भी कमरे के अंदर अपोजिट दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें शीशे की हाइट कितनी लेनी पड़ेगी? h/3। ठीक है, ये कम पूछा जाता है बट ये ज्यादा पूछा जाता है।
अब आगे चलते हैं मेरे। अब आप लोगों ने देख लिया कि शीशे में हमारा प्रतिबिंब बनता है, वो बनता कैसे है, किस नेचर का बनता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, हम शीशे के सामने खड़े हैं, जैसे हमारे पांव नीचे सर ऊपर, तो ऐसे ही नजर आते हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब कैसे है, सीधी स्ट्रेट है ना। हाँ, अब इमेज वैसे दो तरीके की होती है। एक तो जिसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम पर्दे पे देख सकते हैं, जैसे मैं ये लिख रहा हूं, यहाँ कोई इमेज बना रहा हूं, ये रियल में इमेज है भाई। किसी पोस्टर पे देखते हैं वो रियल इमेज होती है, ठीक है। और कुछ क्या होती है, इमेज तो बनती है बट हम महसूस तो नहीं कर पाते, ऐसे हाँ कोई महसूस ही नहीं है। दैट आर द वर्चुअल इमेज। तो हम शीशे में इमेज देखते हैं तो आप कुछ भी नजर नहीं कर पाओगे, मतलब वो महसूस नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब कैसी इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल यानी इमेज बनाता है भाई, ये आभासी एवं कैसे बनाता है, सीधी बनाता ना। बट क्या उल्टी इमेज बनती है। आप लोग कभी भी देखना, हम शीशे के सामने खड़े हैं, ये हमारा दायां कान है ना, ये वहां पे लेफ्ट में नजर आएगा, लेफ्ट वाला राइट में नजर आएगा। तो इसीलिए इमेज क्या है, उल्टी है, ऐसे नहीं, ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्श्वीय उल्टा, लेटरल इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है। लेटरल इन्वर्टेड आप ध्यान रख सकते हैं, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में नजर आना। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी बॉडी मिरर की तरफ या मिरर से दूर किसी स्पीड से आ रही है, मान लो उसकी स्पीड कितनी है, वी स्पीड है। वी क्या भाई, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें उस मिरर में जो इमेज नजर आ रही है वो हमें दुगनी स्पीड से नजर आएगी। अगर कोई वस्तु वी स्पीड से आ रही है तो हमारे पास इमेज की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2v, दोगुनी से आती है, ठीक है। कुछ रास्ता 5 की स्पीड से आ रही है तो इमेज कितने नजर आएगी, 10 की स्पीड से, ठीक है। आगे जा रही तो आगे नजर, पीछे जा रही तो पीछे नजर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा। अब ये शीशा हमारे पास, इस शीशे को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं और एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल से, ठीक है। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे ये कोई रे गिरी थी इस पे, दोबारा से रिफ्लेक्टेड रे आएगी हमारे पास, या फिर जो इमेज है वो कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी, डबल एंगल से, ठीक है। थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो इमेज कितने एंगल से रोटेट हो जाती है, डबल से, 2 थीटा। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और बाकी रह गया हमारे पास प्लेन मिरर से। अब हम, आप लोगों ने कहीं देखा होगा किसी मंदिर में, किसी दुकान के अंदर, जैसे हम खड़े होते हैं तो हम नजर आते हैं, पता नहीं कितनी इमेज बन जाती है। ऐसा कैसे होता है, ये वो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से बनाया जाता है। जब 2 मिरर होते हैं हमारे पास, जैसे मान लेते हैं एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, दोनों मिरर के बीच में एंगल थीटा है, तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 360 बाय थीटा करना है, ठीक है। 360 बटे थीटा किया। अब ये देखो 360 बटे थीटा करने के बाद वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इवन आती है या ओड आती है। मान लो ये क्या आ गया, इवन आ गया। अगर इवन आता है तो हम नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 बटे थीटा में से 1 माइनस करेंगे।
एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे ये दो मिरर हमारे पास, दोनों मिरर के बीच में थीटा मैंने कितना ले लिया, 60 डिग्री का ले लिया, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, इवन आ गया ना, इवन आया तो -1 करेंगे तो कितनी इमेज बनेगी भाई, 5 इमेज बनेगी। ठीक है, 5 इमेज, समझ में आ गया होगा। अब अगर 360/θ हमारे पास क्या है, ओड है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, उतनी ही बनेगी जो आंसर आया। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, थीटा कितना है, 40 डिग्री है, 40, तो कितना आया, 360/40, 9 आया ना, तो 9 इमेज बनेगी क्योंकि ओड है। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने एक और मैं डाउट क्लियर कर देता हूं आप लोगों का, अगर ये आंसर पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो आपने क्या करना है, राउंडिंग में लेना है। जैसे 3.6 आ गया तो आप 4 करोगे, 3.3 आ गया तो आप 3 करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्लीट डिजिट के अंदर लोगे। अब आप लोगों से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे ना। अब एक क्वेश्चन और बनता है, 2 मिरर आर प्लेस्ड इन अपोजिट वॉल ऑफ ए रूम। एक कमरे की दोनों अपोजिट दीवार पे 2 शीशे लगा दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी रहेगी, एक शीशा यहां लगा दिया, एक शीशा यहां लगा दिया। अब दोनों क्या है, पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल हैं, तो आप उस लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि पैरेलल मिरर के द्वारा कितनी इमेज बनाई जाएगी। अगर दोनों मिरर पैरेलल है तो थीटा होगा 0 डिग्री, थीटा 0, इमेज कितनी निकाल लेंगे, 360/θ, 360/0 करेंगे, किसी भी चीज के नीचे 0 तो इमेज कितनी रहेगी, इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत इमेज बनेगी, जहां तक देखेंगे हम ही नजर आएंगे। ठीक है, तो वैसे वहां पे क्या किया जाता है, 2 शीशे एक वहां पे एक यहाँ पे लगा दिए जाते हैं, हम नजर आते हैं। ठीक है, इस साइड भी ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है ना, एक शीशा ऐसे है, एक ऐसे है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, देखो दोनों शीशे ऐसे रख दिए ना, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री का, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी है, 180, कितना है, 2 क्या है, इवन है ना, -1 करेंगे तो एक इमेज बनेगी। ठीक है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल 1 इमेज, 0 डिग्री का एंगल इनफाइनाइट इमेज, 90 डिग्री का एंगल 3 इमेज। ओके, यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया सारा कुछ। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट और बाकी है, प्लेन मिरर का यूज कहां करते हैं। बैक मिररिंग व्हीकल, किसी भी कार में बैठे हो तो साइड मिरर होता है, वो नहीं, अंदर जो मिरर लगा होता है, किसी बस के अंदर में मिरर लगा होता है, वो दिखाता है ना फोटो, प्लेन मिरर यूज करते हैं ज्यादातर। और उसके बाद क्या होता है, कैलिडोस्कोप, बहुरूपदर्शी, और इन पेरिस्कोप, परिदर्शी। अब कैलिडोस्कोप और ये क्या होता है, पेरिस्कोप क्या होता है, देखो कैलिडोस्कोप बहुरूपदर्शी, किसी भी ऑब्जेक्ट के हम मल्टी कलर, बहुत सारे रंगीन कलर देखने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, 3 मिरर्स यूज करते हैं, प्रत्येक के बीच में एंगल कितना रहता है, 60 डिग्री का। तीनों ही शीशे ऐसे ऐसे एडजस्ट करके एक ट्यूब के अंदर रखे जाते हैं। इस ट्यूब पे एक और यहाँ पे कांच लगाया जाता है, बीच में कांच के टुकड़े हम डाल देते हैं, और इस यहाँ से देखेंगे ना तब तो अब हमारे पास इस ट्यूब को मैं रोटेट करवाऊंगा धीरे धीरे, तब जाने के बाद कांच का जो यहाँ पे टुकड़ा पड़ा बीच में, वो हमें कभी किस कलर का नजर आएगा, कभी किसी कलर का नजर आएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिडोस्कोप। ओके, 3 मिरर होते हैं, प्रत्येक के बीच में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। पेरिस्कोप, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ का, दर्शी मतलब दिखाने वाला, चारों तरफ का एरिया दिखाने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर 2 मिरर यूज किए जाते हैं।
प्रत्येक के बीच में एंगल कितना रहता है 45 डिग्री का। ये कहाँ यूज किए जाते हैं भाई, जैसे कोई आर्मी वगैरह के अंदर हमारा जो सोल्जर्स होता है वो तंबू बंकर के अंदर बैठा है, इसको बाहर लगा दिया जाता है। तो बाहर क्या करेगा, ये जो चारों ओर का एरिया है ना उसको कवर करेगा, उसकी फोटो इस पे गिराएगा और फिर ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक पहुंचेगी। तो जिसकी वजह से आर्मी के अंदर या किसी पनडुब्बीज के अंदर जो सोल्जर्स हमारे पास होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, एनिमीज पे यानी दुश्मनों पे अपनी निगाहें रख सकते हैं पेरिस्कोप के द्वारा। ठीक है। प्लेन मिरर का प्रयोग हम कभी कभी सोलर कुकर के अंदर भी करते हैं। ठीक है। सोलर कुकर के अंदर दो टाइप का मिरर यूज किया जाता है, कनकेव और प्लेन। ठीक है। ज्यादातर कनकेव यूज किया जाता है क्योंकि कनकेव यूज करने से सोलर कुकर के अंदर ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट किया जा सकता है, और ये यूज करके कम टेम्परेचर 100 डिग्री तक का टेम्परेचर हम इस मिरर के द्वारा सोलर कुकर में बना सकते हैं। कनकेव के द्वारा 140 डिग्री तक का बना सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास प्लेन मिरर। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, नमस्कार।